हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम मटेरियल कॉस्टिंग के लेक्चर्स में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है, इसको क्यों कैलकुलेट किया जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है। जैसे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, वो जानना चाहता है कि कौन से ऐसे मेरे प्रोडक्ट है जो ज़्यादा बिकते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो कम बिकते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो नहीं बिकते हैं। अब ये जो स्पीड जानना चाहता है, जो कौन से बहुत ज़्यादा तेज बिक रहे हैं, कौन से स्लो और कौन से नहीं बिक रहे हैं, जो इसकी स्पीड है वो जानना चाहता है फर्म। उससे क्या होगा, ये जानकर फर्म डिसीजन लेगा कि जो ज़्यादा बिक रहा है तो उसमें मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ, जो स्लो बिक रहा है उसमें मैं कम इन्वेस्ट करूँ, या जो एकदम ही नहीं बिक रहा है उसमें मैं नहीं इन्वेस्ट करूं, या जो स्लो बिक रहे हैं, जो नहीं बिक रहे हैं, उसके कुछ रीजंस ढूंढें ताकि ये भी फास्ट मूविंग स्टॉक बन जाए। तो इसीलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया जाता है कि प्रोडक्ट आपके जो स्टॉक है उसकी स्पीड जानने के लिए। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो वो मटेरियल खरीदता होगा अपने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। तो जो मटेरियल इन हो रहा है और जो मटेरियल प्रोडक्ट बनने के बाद आउट हो रहा है, उसकी स्पीड देखना चाहता है फर्म, ताकि फर्म डिसीजन ले सके कि किसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना है, कम, और जिसमें नहीं इन्वेस्ट करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसीलिए मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ये एक्सप्रेस करता है आपके मटेरियल इन और आउट की स्पीड को। तो आइए हम इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मीनिंग एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। मींस जो आपका आईटीआर है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, किसका रिलेशनशिप बताता है? दो चीजों का। किसका? आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो आपका मटेरियल पे खर्चा हो रहा है, आप कितना कंज्यूम कर रहे हो मटेरियल, और आप एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड, कि वो एवरेज इन्वेंट्री कितने टाइम तक आपके यहाँ पर रहती है। इट मीन्स दैट कि इट एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितनी जल्दी वो यूज हो जा रहा है और बाहर बिकने के लिए चला जा रहा है, उसकी स्पीड। मेन चीज हम ये देखना चाहते हैं कि जो मटेरियल कंज्यूम्ड हो रहा है उसकी स्पीड क्या है। अब हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने बात किया, फाइंड फास्ट मूविंग स्टॉक। हम क्या पता करना चाहते हैं? उसका फास्ट मूविंग स्टॉक। आईटीआर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? बिकॉज एक कंपनी है, डिफरेंट मटेरियल्स बना रही है, तो वो जानना चाहती है कि इसमें से सबसे फास्ट मूविंग कौन सा वाला मेरा मटेरियल है जो हम खरीद रहे हैं, जल्दी से कंज्यूम्ड हो जा रहा है, बनकर बिकने के लिए चला जा रहा है। करेक्ट? बट जरूरी नहीं है जिसका आईटीआर फास्ट बता रहा है, ज्यादा बता रहा है, वो ज्यादा ही फास्ट मूविंग स्टॉक हो, ज्यादा बिकता है, ज्यादा डिमांड है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप कब परचेज कर रहे हो, आपका जो परचेज है वो कम है, इसीलिए पॉसिबल है कि बाबा उसका आईटीआर ज्यादा दिखा रहा है। तो वो एनालिसिस की बात है, बट मोस्टली हम फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सा फास्ट मूविंग है, दूसरा कौन सा स्लो मूविंग है ना। तो कंपनी उसमें क्या करेगी? कम इन्वेस्ट करेगी, और जो फास्ट मूविंग होगा उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। बट जैसा मैंने कहा कि जरूरी नहीं है जो स्लो मूविंग हो, इसका मतलब ये है कि उसकी ज्यादा डिमांड नहीं है। हो सकता है आप ज्यादा परचेज कर रहे हो, तो ये भी मैटर ऑफ एनालिसिस है। बट मोस्टली स्लो मूविंग स्टॉक पे कंपनी क्या करेगी? कम खर्चा करने की कोशिश करेगी, बिकॉज वो प्रोडक्ट ज्यादा बिक नहीं रहा, इसीलिए ना, ऐसा जनरली। देन नेक्स्ट, फाइंड अ डोरमेंट स्टॉक। कौन सा ऐसा स्टॉक है जो डोरमेंट हो चुका है, मतलब डेड हो चुका है, बिक ही नहीं रहा, ऐसे ही पड़ा है। तो कंपनी ऐसे स्टॉक पे एक भी रुपया इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे में पैसा फंसाना और मटेरियल खरीद कर, ये तो कंपनी के लिए नुकसान होगा ना। तो कंपनी ये भी फाइंड करने की कोशिश करती है कि कौन सा डोरमेंट स्टॉक है। और ऑब्सोलेट स्टॉक, कौन सा आउटडेटेड स्टॉक हो चुका है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो आउटडेटेड हो चुका है, अब उसे खरीदना व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ मनी है। तो इसीलिए आईटीआर मोस्टली ये चार मोटे मोटे कारण के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, आईटीआर का फॉर्मूला कैसा है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड चाहिए और डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा आपको? तो आपके पास वो स्टॉक का, वो मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना था, फिर आपने वो मटेरियल परचेज कितना किया ड्यूरिंग द ईयर, और फिर मटेरियल खरीदने के टाइम पर आपने उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से किए। जैसे हो सकता है कि आपने ट्रांसपोर्ट का खर्चा किया हो, तो मटेरियल का खर्चा माना जाता है ना। आपने उसको लोडिंग अनलोडिंग करवाया होगा मटेरियल को, तो वो भी मटेरियल का ही खर्चा माना जाएगा। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू मटेरियल है। ओके, और फिर इन तीनों का टोटल कर देंगे, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, कि वो स्टॉक लास्ट में कितना बचा था। जैसे हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा आंसर में?
कंज्यूम्ड मिल जाएगा। ओके, और जैसे ही हमको कंज्यूम्ड मिल जाएगा तो हम यहाँ पे रख देंगे। देन एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। अब आप और डिटेल में जानना चाहोगे कि बाबा वो जो मटेरियल है, यहाँ पे तो टाइम्स में आंसर आ जाएगा, और जितना ज्यादा टाइम्स मींस फिगर बड़ा रहेगा उतना वो ज्यादा फास्ट मूविंग है, और जितना कम फिगर आएगा उतना वो स्लो मूविंग है। जैसे 1 2 3 4 5 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया तो फास्ट है, बट 2 आ रहा है, 3 आ रहा है तो वो स्लो है। ओके, अब आप और डिटेल में जानना चाहोगे कि बाबा वो कितने दिन मेरे यहाँ पर रहता है, मीन्स वो स्टॉक है। देखो आपको टाइम्स में तो आंसर मिल गया, बट और डिटेल में जानना चाहोगे कि जैसे वो स्टॉक खरीदा हमने मटेरियल का, और कितने दिन वो मेरे कंपनी में या मेरे गोडाउन में रहता है, और फिर बनकर ट्रांसफॉर्म होकर प्रोडक्ट बनकर वो बिकने के लिए चला जाता है। अगर वो फाइंड करना है तो डेज में एकदम आपको ज़्यादा डिटेल में फाइंड करना है तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें आपको 365 डेज ऊपर रखने पड़ेंगे, और आपका जो इसका आंसर आएगा ITR का, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, आप उसको डिवीजन में रखोगे तो आपको डेज में भी पता चल जाएगा कि एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, जो आपने इन्वेंट्री खरीद कर रखी थी वो कितने दिन आपके गोडाउन में रही। ओके, अब हम इसका कैलकुलेशन पार्ट समझ लेते हैं, एक सम सॉल्व। तो सम है, देखो जरा आपको प्रॉपर हो जाएगा स्क्रीन पर। द फॉलोइंग डेटाज आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मटेरियल एक्स फॉर विच द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है, आपको 31 मार्च 2015 के लिए, मतलब एक ईयर के लिए पूरा डेटा दिया गया है। सबसे पहला कहा गया है कि उसका ओपनिंग स्टॉक 90,000 का था, आपने परचेज किया 2,70,000 और क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 था। कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और उसके बाद सेकंड कहता है द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, कितने दिन वो स्टॉक आपके गोडाउन में रहा। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड चाहिए और डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले कहता है कि आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए आपका मटेरियल का, तो हमारे पास था 90,000 का। अब उसके बाद कहता है कि आपने जो परचेज किया वो रख दीजिए, तो आपने परचेज कितना किया, 2,70,000, तो 2,70,000 आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया। अब कहता है कि कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मटेरियल से रिलेटेड तो वो लिख दीजिए, हमने सब में पढ़ा कि कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। ओके, अब उसके बाद कहता है कि आप टोटल कर लीजिए इनका। ठीक है, टोटल कर लेते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3,60,000। ओके, आपका टोटल आ गया। अब कहता है कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक था आपके मटेरियल का वो रख दीजिए और वो माइनस करना है। तो आपका 1,10,000 था क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2,50,000। मीन्स हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना मटेरियल कंज्यूम्ड कर लिया, 2,50,000। तो हम जाके यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के सामने रख देंगे 2,50,000। अब कहता है कि आप एवरेज स्टॉक ढूंढ लो, तो एवरेज स्टॉक कैसे ढूंढेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक 90,000 था और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1,10,000 था। अब कहता है इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए आप, तो अगर हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 1,00,000 आएगा। ये 1,00,000 क्या है हमारा, एवरेज स्टॉक आ गया। अब एवरेज स्टॉक को हम रख देंगे उसकी जगह पर जहां पर उसकी जरूरत है। अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमको आंसर आने वाला है 2.5 टाइम्स। मींस आपके जो मटेरियल कंज्यूम की स्पीड है वो 2.5 टाइम्स है। ओके, अब इसको अगर और डिटेल्स में आपको देखना है कि बाबा मुझे देखना है इसका कि नंबर ऑफ डेज, कितने दिन हमारे ये गोडाउन में रहता है, तो 365 डिवाइड बाय ITR चाहिए, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हमारे पास 365 तो है, दैट इज हमारा पूरे साल का डेज, और ITR भी है 2.5 टाइम्स। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो आपको कैलसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दैट इज 365 डिवाइड बाय 2.5 टाइम्स, तो यहां पर आ रहा है 146 डेज। इट मींस ये आपका 146 डेज आपके गोडाउन में मटेरियल रहता है,
उसके बाद वो स्टॉक बनकर बाहर मूव हो जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। ओके, थैंक यू।